एवरीवन। आज हम देखेंगे जुलाई 2024 का जो सीटेट में क्वेश्चन आए थे पेपर फर्स्ट का सीडीपी आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब वो, पहला ऑप्शन है, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। दूसरा है गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होती है। तीसरा ऑप्शन है अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो आंसर होगा सेकंड, क्योंकि गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है। जिस ऑप्शंस में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं और उस ऑप्शंस में अगर संदर्भ होता है तो ये पॉजिटिव वर्ड्स है। तो संदर्भ एक पॉजिटिव वर्ड है। जिस ऑप्शन में ज़्यादातर में कि आपको संदर्भ दिखेगा वही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अजम्पशन एंड रीजन वाला है। क्वेश्चन है शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, इसका कारण है संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। तो आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आंसर सही होगा सेकंड, क्योंकि बोल रहा है शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और इसका कारण दे रखा है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दिमाग और दिल तो कनेक्ट रहता है ना, तो इसलिए संवेग और संज्ञान एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ये अगर किसी ऑप्शन में आपको आ जाता है कि ये इंडिविजुअल होते हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संवेग और संज्ञान जैसे इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आमतौर पर सीखने की क्षमता कठिनाइयों वाले बच्चे में क्या होती है। पहला है मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। दूसरा ऑप्शन है नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। तीसरा ऑप्शन है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। चौथा ऑप्शन है एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। इसमें ऑप्शन होगा फोर्थ, क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आमतौर पर सीखने की क्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में होता है एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर उनके अंदर भ्रम होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षकों बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ दें। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। तीसरा है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। चौथा है शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। इसमें आपका होगा आंसर नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है
प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता को जोखिम से मुक्त होते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। चौथा ऑप्शन है प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। तो अब बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? क्या पूछ रहे हैं? जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। दूसरा है वर्गीकरण और क्रमबद्धता। तीसरा है संरक्षण और अमूर्त चिंतन। चौथा है नकल और प्रतिवर्तीता। अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, जैसे सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। चौथा है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसमें से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आलोचनात्मक सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की डैश का निर्धारण करती है। आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की डैश का निर्धारण करती है। अब यहाँ पे क्या होगा? पहले ऑप्शन में सेक्स है, जेंडर है, शैक्षणिक सफलता, सीखने की शैली। बताइए कौन सा होगा? आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की डैश का निर्धारण करती है। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। सेकंड इसलिए होगा, सेकंड हो जाएगा क्योंकि जो सेक्स है वही आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की निर्धारण करती है। बाकी ये शैक्षणिक सफलता, जेंडर, सीखने की शैली, ये सब तो बाद में भी हो सकता है ना, बाद में भी होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? पहला है ऑप्शन संज्ञानात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन और भावात्मक परिवर्तन। तो अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा? इसमें हो जाएगा मात्रात्मक परिवर्तन, लाइक क्वांटिटेटिव चेंज। हाइट और जो वेट होता है वो क्वांटिटेटिव चेंज होता है, और जो हमारे अगर दिमाग में ग्रोथ होता है, हमारा सोचने समझने की जो क्षमता होती है, अगर वो डेवलप होती है तो उसमें क्वालिटेटिव चेंज में आएगा वो, लेकिन ये जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज में आएगा। ठीक है, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं।
लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समय के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? पहला ऑप्शन है खुद खुद के पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, दूसरा है अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, तीसरा है आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा, चौथा है संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? टेंथ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूज ऑफ इनर स्पीच, आत्मवाक्य प्रयोग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास, पहला ऑप्शन है विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, दूसरा ऑप्शन है विकास एक असतत प्रक्रिया है, तीसरा है विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं, चौथा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, विकास चक्रीय तरीके से और रैखिक नहीं है। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल मैनर में होता है, नॉट लाइनर, लाइन में नहीं होता है, वो स्पाइरल होता है। जैसे कि एक मिनट अभी बताते हैं, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 5वीं के बच्चे को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है निर्देशित खोज, सेकंड है व्याख्यान विधि, तीसरा है वीडियो दिखाना, चौथा है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण कर दिखाना। बताइए 12 का कौन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, निर्देशित खोज, निर्देशित खोज। ठीक है, इसका 12 का हो जाएगा निर्देशित खोज, गाइडेड डिस्कवरी। नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है? पहला है जेंडर प्रारूप, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान। बताइए इसका कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, जेंडर रूढ़िवादिता, लाइक जेंडर स्टीरियोटाइप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक समावेशी कक्षा क्या है? एक समावेशी कक्षा में क्या होता है? पहला ऑप्शन है सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की प्रक्रिया में शामिल हैं। चौथा ऑप्शन है विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा? 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की प्रक्रिया में शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासित दृष्टिकोण है? पहला ऑप्शन है छात्रों को ऐसे काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से संबंधित और पूरा कर सकें। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को ऐसे काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। तीसरा ऑप्शन है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनके उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? बताइए कौन सा होगा?
15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनके उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं। हैंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। अब पूछ रहा है, लॉरेंस कोलबर्ट के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? बताइए कौन सी अवस्था में है? इसमें तीन लेवल होते हैं और 6 स्टेज होते हैं। तो बताइए कौन सी अवस्था में अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गणित में अपने खराब अंक के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? पहला ऑप्शन है योग्यता का अभाव, दूसरा है किस्मत, तीसरा है कार्य कठिनाई, चौथा है कोशिश की कमी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा आंसर होगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योग्यता का अभाव, योग्यता का अभाव हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें अभिकथन और कारण वाले हैं। जब कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? अब क्या पूछ रहा है? कारण इसका है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। कथन और कारण में क्या सही है आप बताएं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? आप ये वाले ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं है, हम जल्दी जल्दी में सब तो पूरे क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, पर ये नहीं है, हम नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे एग्जाम हॉल में, पेपर देते समय आप यहाँ अगर नोट नहीं लिखा होगा तो आप इसे लाइन कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4, इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? इसका हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने समय के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। ये कथन है। अब कारण क्या दे रहा है? समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। बताइए कौन सा होगा? ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। बताइए कौन सा होगा?
20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। ये कथन दे रखा है, इसका कारण दिया है। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हॉवर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि के अवधारणा का निहितार्थ है कि बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। अब बताइए कौन सा आंसर होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। पहला है ऑप्शन विस्तृत दोहराव, दूसरा है रटने व दोहराव, तीसरा है स्मृति सहायक विधियां, चौथा है संकल्पना चित्रण। बताइए कौन सा आंसर होगा। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, नॉट लगा हुआ है यहाँ पे। इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड, क्योंकि गलत पूछा है, हमें गलत बताना है रटने व दोहराव की। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। पहला है संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित, दूसरा है क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित, तीसरा है छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित, चौथा है संकेत आधारित, क्रिया आधारित, छवि आधारित। पहले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन आजकल आने लगे हैं। सीटेट में ये ऐसा दूसरी बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, अभी कुछ साल पहले ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, इस टाइप के क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। इस बार अजम्पशन एंड रीजन के क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने की बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका कारण है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना, उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। दोनों गलत है, दोनों सही है, एक गलत है, एक सही है, यह दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है, दोनों एक दूसरे की ए आर की व्याख्या करता है। बताइए कौन सा सही है। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर होगा। पहला ऑप्शन है समायोजन, दूसरा है केंद्रिता, तीसरा है वस्तु अस्थापित, चौथा है संरक्षण।
इसका आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा समायोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चे जिन्हें बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, डैश कहलाता है। पहला ऑप्शन है संवेदनशील अवधि, दूसरा है निगमनात्मक अवधि, तीसरा है सहज काल, चौथा है मूलकाल। अब बताइए, मैं क्लियर कर देती हूँ, बताइए कौन सा आंसर होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेंसिटिव पीरियड, संवेदनशील अवधि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क पक्षघात की, दूसरा है सवालीन क्रम विकार की, तीसरा है अधिगम मातक विकलांगता की, चौथा है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सवालीन क्रम विकार की। ठीक है, सवालीन क्रम विकार की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। पहला ऑप्शन है मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, चौथा ऑप्शन है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वृद्धि और अधिगम प्रगति, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 का। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होती है, तीसरा है अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है, चौथा है अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, हमने अभी 7 जुलाई को जो पेपर हुए थे 2024 में, तो उसका मैंने CDP सॉल्व किया है। ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, अगर आप सीटेट देना चाहते हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट का पेपर देना है वो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।